अगला पेज आ गया हमारा वाटर सप्लाई वाला टॉपिक। एक व्यक्ति को पीने के पानी के लिए 3 से 5 लीटर जल की मांग रहती है। एक व्यक्ति को पीने के लिए पानी की 3 से 5 लीटर जल की मांग रहती है। भारत में शहरी आवश्यकताओं का 50% से अधिक पानी भूजल स्रोतों से खींचा जाता है। भारत में शहरी आवश्यकताओं का 50% से अधिक पानी भूजल स्रोतों से खींचा जाता है। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की मांग 135 लीटर आंकी जाती है और WHO के अनुसार 140 लीटर। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां फ्लश प्रणाली नहीं है वहां पर प्रति व्यक्ति पर डे 70 लीटर जल की आवश्यकता होती है। बस में गाँव में जहाँ फ्लशिंग सिस्टम नहीं है तो 70 लीटर। सरफेस वाटर सोर्स कौन से होते हैं जो सरफेस से बहते हैं? सतही जल स्रोत, नदियाँ, नाले, जलाशय, रिजर्वायर, नहरें और संचित वर्षा जल। नहर, नाला, नदियाँ, जलाशय, संचित वर्षा जल। और भूमि जल स्रोत जो ग्राउंड वाटर सोर्स कौन से होते हैं? कुआं, उथले कुएँ, गहरे कुएँ, नलकूप, ठीक है, पाइप कुएँ और सन गैलरी। झीलों का पानी प्राय साफ व मीठा होता है और पीने योग्य होता है। झील का पानी जो चलती है ना लहर, ऐसे झील पहाड़ों के बीच होकर चलती है ऐसे करके, तो ये पीने योग्य होता है। नदी के आर पार बांध बनाकर नदी का पानी इसके ऊपरी भाग या अपस्ट्रीम में एकत्र कर लिया जाता है, इसे रिजर्वायर कहते हैं। जलाशय को कृत्रिम झील भी कहते हैं। जो रिजर्वायर है ना, इसको कृत्रिम झील भी कहते हैं। और जलाशय का पानी झील के पानी जैसा साफ व छिलकता हुआ नहीं होता है। इस जल का फिल्टरन और वार्निश करना आवश्यक है। तो कुल मिला के रिजर्वायर के पानी को साफ करना पड़ता है। अब झरने का पानी सामान्यतः शुद्ध होता है क्योंकि यह अनेक पहाड़ी स्तरों से रिसता हुआ आता है। झरने के पानी की मात्रा कम होती है। अब देख कुएं की गहराई 5 मीटर से 50 मीटर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और जब कुएं की गहराई 10 मीटर से अधिक हो जाए ना तो उसे गहरा कुआं कहते हैं। कुएं की गहराई 10 मीटर से अधिक होने पर गहरा कुआं। और सामान्य कुएं का व्यास 2 मीटर से 6 मीटर तक होता है। नेक्स्ट, उथले कुएं से 3 से 5 लीटर पर सेकंड जल उपलब्ध हो सकता है। उथले कुएं का डिस्चार्ज क्या होता है? 3 से 5 लीटर जल पर सेकंड। अब पढ़ेंगे नलकूप के बारे में। ट्यूबवेल जिसे बोलते हैं, ट्यूबवेल। नलकूप भूमि में उचित व्यास का बोर या छिद्र करके इसमें पाइप डाल दिया जाता है और पाइप की तली पर स्ट्रेनर लगाते हैं, स्ट्रेनर, ठीक है। और भूमि के ऊपर क्या लगाते हैं? पंप या मोटर, जिससे पानी खींचा जाता है। नलकूप की पानी देने की क्षमता है ना, वो उथले कुएं से 10 से 15 गुना अधिक होती है। नलकूप का व्यास होता है 10 से 30 सेंटीमीटर। याद रखना, नलकूप का व्यास है 10 से 30 सेंटीमीटर और गहराई 100 से 500 मीटर। नलकूप से डिस्चार्ज कितना होता है? 50 से 500 लीटर पर सेकंड। नलकूप का व्यास 10 से 30, गहराई 100 से 500 मीटर और नलकूप से जो पानी का डिस्चार्ज होता है 50 से 500 लीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, जल स्रोत से पानी लेकर नगर के उपभोक्ताओं तक पेयजल पहुंचाने के चरण क्या स्टेप होते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? जल को आवश्यक मात्रा में एकत्र करेंगे, कलेक्ट करेंगे। फिर उसको एक उपचार ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाएंगे। वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट होगा, जांच होगी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। नगर में पेयजल की आपूर्ति, नगर की जनसंख्या, उपभोक्ताओं की जल की मांग, जल विभाग के पास उपलब्ध साधन, इनको ध्यान में रखकर निम्न प्रकार की जाती है। भाई, पीने के पानी की जल की आपूर्ति किन की चीज़ों को ध्यान रखते हुए की जाती है? इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये 2 प्रकार से वाटर सप्लाई की जाती है, कंटिन्यूस वाटर सप्लाई और इंटरमीडिएट। कंटिन्यूस वाटर सप्लाई को सतत कहते हैं और इंटरमीडिएट को असतत। दोनों को देख लेते हैं। सतत जल कंटिन्यूस वाटर सप्लाई में नगर को दिन रात 24 घंटे पानी उपलब्ध रहता है, ठीक है। और इंटरमीडिएट में पानी जो है, पानी का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सतत जल आपूर्ति में पानी की जब आपको ज़रूरत होगी आप तभी आप यूज़ करोगे, ठीक है ना। पानी की बर्बादी कम होती है सतत वाले में। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए अपनाई जाने वाली विधियाँ: पानी शोधन करने की विधियाँ, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर।
पानी में निलंबित खनिज अशुद्धियाँ जैसे मृदा, बालू, सिल्ट, ठीक है, इसके कारण आदि को पानी से अलग करने के लिए अशुद्धियाँ जो हैं गुरुत्वीय बल के कारण पानी से अलग होकर टैंक की तली में बैठ जाती हैं। मतलब जो निलंबित अशुद्धियाँ होती हैं पानी में वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तली में बैठ जाती हैं। कोएगुलेशन, भाई इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। अब कोएगुलेंट्स स्कंदक के प्रकार देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको फिटकरी बोलते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और फेरिक क्लोराइड, तीनों ही स्कंदक हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और फेरिक क्लोराइड। फिल्ट्रेशन क्या होता है? निस्यंदन। फिल्ट्रेशन क्या बोलते हैं? निस्यंदन। तो पानी में लटकती या घुलित कोलैडी अशुद्धियों को अलग करने के लिए इसे बालू की मोटी परत से पारित किया जाता है, इसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। और कार्य क्षमता की दृष्टि से फिल्टर 3 प्रकार के होते हैं, स्लो सेंड, रैपिड और प्रेशर। रैपिड सेंड फिल्टर में बालू के कणों की माप स्लो सेंड फिल्टर की तुलना में बड़ा होता है। रैपिड सेंड फिल्टर में बालू के कणों की माप स्लो सेंड फिल्टर ज़्यादा होती है। और रैपिड सेंड फिल्टर से मंद बालू फिल्टर की तुलना में लगभग 30 गुना अधिक फिल्टर जल प्राप्त होता है। और रैपिड सेंड फिल्टर से मंद बालू फिल्टर की तुलना में लगभग 30 गुना अधिक फिल्टर जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट, प्रेशर फिल्टर एक जलरोधी बेलनाकार ड्रम में स्थापित किया जाता है। दाब फिल्टर कहाँ लगाते हैं? जलरोधी बेलनाकार ड्रम में। इसमें दाब पर जल भेजा जाता है। और प्रेशर फिल्टर से 5000 से लेकर 15,000 लीटर फिल्टरित जल प्रति आवर प्राप्त होता है। 5000 से 15,000 लीटर फिल्टरित जल प्रति मीटर स्क्वायर पर आवर प्राप्त होता है। अब प्रेशर फिल्टर का यूज लघु संस्थानों में, स्कूल में, कॉलेज में, अस्पताल में, स्टेशन में करते हैं। प्रेशर फिल्टर का यूज छोटे संस्थानों में, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, स्टेशन में करते हैं। रोगाणुनाशन को कहते हैं डिसइंफेक्शन। तो यह क्रिया क्लोरीन से की जाती है। क्लोरीन को पानी में मिलाने से क्लोरीनीकरण कहते हैं। समुद्री जल में प्रति लीटर 35 ग्राम मतलब 35,000 ppm तक कठोरता होती है। अगर आपने 1 लीटर जल लिया तो उसमें 35 ग्राम या 35,000 ppm कठोरता होती है। और 200 ppm वाला पानी खारा होता है। ठीक है। मृदु पानी का कोई स्वाद नहीं होता है। और याद रखना, पेयजल में कुछ कठोरता मतलब 50 से लेकर 150 ppm तक होनी चाहिए, अवश्य ज़रूरी है। 50 से 150 ppm तक। आसुत जल पूर्णतः 100% मृद होता है। आसुत जल 100% मृद होता है। उदासीन पानी का pH मान 7 और अधिकतम अम्लीय जल का pH मान 1, अधिकतम क्षारीय जल का pH मान 14 है। उपभोक्ताओं द्वारा पानी की अधिकतम मांग प्रातःकाल में और शाम के घंटों में होती है। स्टोरेज टैंक और डिस्ट्रीब्यूटर टैंक की क्षमता औसत जल मांग से 6 से 8 गुना होती है। भंडारण टैंक और वितरण टैंक की क्षमता जो है औसत जल मांग से 6 से 8 गुना होती है। सर्वोपरि टैंक मतलब ओवरहेड टैंक जो घरों में होते हैं, तो ओवरहेड टैंक की मचान की हाइट भूमि तल से 10 से 20 मीटर होती है। 10 से 20 मीटर। घर में जो टंकी होती है ना, 10 से 20 मीटर। वितरण क्षेत्र डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया की स्थलाकृति की दृष्टि से जल वितरण की प्रणाली 3 होती हैं। भाई जो हमारा वितरण क्षेत्र है जहाँ हमको पानी डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी टोपोग्राफी के हिसाब से पानी डिस्ट्रीब्यूट करने के 3 तरीके होते हैं। ग्रेविटी सिस्टम, ठीक है, पंपिंग सिस्टम और डुअल सिस्टम, दोनों का संयुक्त रूप। देख लेते हैं सबको। ग्रेविटी सिस्टम क्या होता है? जब पानी का स्टोरेज मतलब झील में हो सकता है, तालाब में, जलाशय में, कुछ भी हो सकता है। जब पानी का स्टोरेज पर्याप्त ऊंचाई पर हो और वितरण क्षेत्र निचले स्तर पर हो तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ही पहुंच जाएगा स्वतः ही। इसमें पंप की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है पंपन प्रणाली। पंप जब जल भंडारण टैंक और वितरण क्षेत्र लगभग एक ही तल पर स्थित हो या वितरण क्षेत्र जो है ऊपर हो, तब पंप के द्वारा पानी उठाकर ऊपर पहुंचा जाता है। नेक्स्ट, सक्शन पाइप, इसको कहते हैं चूसना पाइप। क्या होता है? यह गहराई से पानी को ऊपर पंप तक पहुंचाता है। गहराई से उठाकर पानी को ऊपर पंप तक लाने का काम कौन करता है? सक्शन पाइप। फुटवाल्व क्या है और स्टेनर क्या है? तो फुटवाल्व देखते हैं पहले।
फुट वाल्व को कहते हैं पाद वाल्व। देखो, तो सक्शन पाइप की तली पर फुट वाल्व लगाया जाता है। अब है स्टिनर, छन्नक। छन्नक पाइप के भीतर कीचड़, घास फूस, अन्य निलंबित अशुद्धियों को घुसने से रोकता है, छानने का काम करता है ना घास फूस को। अब देखते हैं स्लूज वाल्व। स्लूज वाल्व जो होता है इसको गेट वाल्व भी कहते हैं, याद रखना। तो वाटर कंट्रोल के लिए डिलीवरी पाइप लगाया जाता है। पानी के नियंत्रण के लिए, वाटर नियंत्रण के लिए डिलीवरी पाइप पर लगाते हैं सक्शन स्लूज वाल्व। पंप के बंद होने पर पानी को उल्टी दिशा में आने से रोकता है और पंप को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, रिफ्लेक्स वाल्व। नेक्स्ट, अब प्रेशर गेज के बारे में बात करते हैं। यह सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप पर लगाई जाती है। सक्शन पाइप डिलीवरी पाइप पर लगाते हैं और पानी के प्रवेश तथा निकास पर जल दाब को दर्शाती है, उसे प्रेशर गेज कहते हैं। प्रेशर गेज कहाँ लगाते हैं? सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप पर, और पानी के प्रवेश और निकास पर जल के प्रेशर को दिखाती है। वितरण क्षेत्र में जल पाइप, नगर की वर्तमान अभिविन्यास, सड़कों की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए निम्न चार प्रकार से बिछाया जाता है। भाई, वितरण से यहाँ पर आपको पानी वितरण करना है, उस क्षेत्र में आपको जल के पाइप बिछाने पड़ेंगे। तो 4 तरीके होते हैं पाइप बिछाने के, उसकी आकृति को देखते हुए। पहला, ट्री और जिसको डेड एंड सिस्टम पे कहते हैं, सर्कुलर या रिंग सिस्टम, ग्रिड आयरन और रेडियल। सबको देखते हैं एक तरफ से। पहला ट्री वाला, देखो, पुराने बसे नगरों में बंद सड़क प्रणाली अपनाई जाती है, ठीक है, और नए प्लान्ड नगरों में ग्रिड और रेडियल दोनों उत्तम रहती हैं। अब देखते हैं गेट और स्लूज वाल्व क्या होता है, पढ़े थे ना। तो यह वाल्व पाइपलाइन में जल प्रवाह को बंद करने और चालू करने, मतलब पाइप क्या था यार, एक तरह ये रहा, वाटर नियंत्रण के लिए, डिलीवरी पाइप पर वाटर को कंट्रोल करने के लिए, पानी को बंद करने के लिए, चालू करने के लिए लगाते हैं स्लूज वाल्व या गेट वाल्व। मतलब पानी को बंद करने वाला काम, चालू करने वाला, पानी को कंट्रोल करने वाला काम ये करता है स्लूज वाल्व, गेट वाल्व। तो मुख्य पाइपलाइन पर ये वाल्व 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर लगाते हैं और वितरण प्रणाली में प्रत्येक पाइप क्रॉसिंग पर शाखाओं के शीर्ष पर लगाया जाता है। मुख्य मेन पाइपलाइन पर तो ये वाल्व जो गेट वाल्व, स्लूज वाल्व 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर लगाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में प्रत्येक पाइप क्रॉसिंग की शाखाओं पर लगाया जाता है शीर्ष पर। गेट और स्लूज वाल्व को शट ऑफ वाल्व भी कहते हैं, शट ऑफ वाल्व। रिफ्लेक्स वाल्व को चेक वाल्व या नॉन रिटर्निंग वाल्व भी कहते हैं। चेक और नॉन रिटर्निंग वाल्व और एयर रिलीफ वाल्व ये जो है स्वचालित है, ऑटोमेटिक, तीनों दोनों, मतलब एक तो एयर रिलीफ वाल्व और चेक या नॉन रिटर्निंग वाल्व स्वचालित। पाइपलाइन के अंतिम छोर पर स्कोर वाल्व लगाया जाता है। पाइपलाइन के अंतिम छोर पर स्कोर वाल्व, इसको ड्रेन वाल्व या वॉश आउट वाल्व भी कहते हैं, धावन वाल्व। याद रखना, पाइपलाइन के अंतिम छोर पर क्या लगाते हैं? स्कोर वाल्व। इसको ड्रेन वाल्व या वॉश आउट वाल्व, क्योंकि भाई स्कोर वाल्व जो होता है तरी पे लगाया जाता है ताकि जो गंदगी है ना वो निकल जाए। देखो यहाँ पे देखा है, स्कोर वाल्व का यूज पाइपलाइन में एकत्रित बालू, सिल्ट आदि को बाहर निकालने के लिए आता है। जल भंडारण टंकी की तली पर लगाया जाता है, ठीक है, और टंकी की सफाई के काम आता है। तो ये स्कोर वाल्व, जिसे मड वाल्व भी कहते हैं, आपंक वाल्व। घरेलू जल भंडारण टंकी में लगाया जाता है। टंकी में जल एक निर्धारित तल तक भर जाने पर गोला वाल्व जो है ऊपर चढ़ उठता है और टंकी में जल के घुसने को बंद कर देता है। इसे ही कहते हैं फ्लोट बॉल वाल्व। स्थिति के आधार पर फायर हाइड्रेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक पोस्ट हाइड्रेंट जिसे खंबा हाइड्रेंट कहते हैं, दूसरा फ्लश हाइड्रेंट। स्थिति के आधार पर फायर हाइड्रेंट 2 प्रकार के, पोस्ट और फ्लश। वाटर क्लोजेट में प्रति सीट के लिए 200 लीटर क्षमता की जल की भंडार टंकी होनी चाहिए। लैट्रिन के लिए एक सीट के लिए 200 लीटर की क्षमता की टंकी होनी चाहिए। नेक्स्ट, घरेलू उपयोग के लिए अलग से 500 लीटर क्षमता की टंकी लगाते हैं प्रति परिवार, ठीक है। प्रत्येक पाइपलाइन पर पानी के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग स्टॉप लगाते हैं। घरेलू जल भंडारण टंकी की क्षमता होती है 500 लीटर प्रति परिवार। प्लास्टिक की वाटर की टंकी जो होती है इसकी क्षमता होती है 200 से 2000 लीटर बाजार में। ओवरफ्लो पाइप को जोड़कर अन्य सभी पाइपों
जैसे इनलेट पाइप, आउटलेट पाइप, ड्रेन पाइप, इन पर स्टॉप कॉक लगाई जाती है। आई बात समझ। ओवरफ्लो पाइप पर रोक टोंटी या स्टॉप कॉक नहीं लगाते। भंडारण टंकी से पानी निकालने वाले पाइप का व्यास 25 एम से कम नहीं होना चाहिए। जो स्टोरेज टैंक है ना, वहाँ से जो पानी निकलने वाला जो पाइप है वो 25 एम से कम नहीं होना चाहिए। ड्रेन पाइप का व्यास 40 एम से कम ना हो। किचन बाथरूम टॉयलेट से पानी जो निकलता है उसका पाइप का व्यास 15 एम से कम ना हो। आई बात समझ। किचन बाथरूम टॉयलेट 15 एम का पाइप यूज़ करते हैं। ड्रेन पाइप 40 एम का, और भंडारण स्टोरेज टैंक से जो पानी आ रहा है वो 25 एम का। किसी शहर में वाटर सप्लाई के लिए पाइपों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। मेन पाइप, इसके बाद ब्रांच पाइप, फिर स्ट्रीट पाइप, ऐसे होता है। तो मेन पाइप देख लेते हैं। मुख्य पाइप लाइन से उपभोक्ता को सीधा कनेक्शन नहीं दिया जाता, ठीक है, और इसे ट्रंक पाइप लाइन भी कहते हैं। इसका व्यास 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, शाखा पाइप, ब्रांच पाइपलाइन। तो मुख्य पाइपलाइन से निकाली जाती है ब्रांच पाइपलाइन, ठीक है। यह पाइपलाइन आवासीय, औद्योगिक और कॉलोनी आदि तक सीधा पानी पहुंचाने का कार्य करती है। इस पाइपलाइन से घरों को कनेक्शन नहीं दिया जाता, परंतु फायर हाइड्रेंट को दिया जाता है। अब देखो, ब्रांच या सब ब्रांच पाइपलाइन से गलियों में, मोहल्लों में पानी पहुंचाया जाता है। आई बात समझ। जो ब्रांच पाइपलाइन होती है ना, इससे जो है गलियों में, मोहल्लों में पानी पहुंचाया जाता है। अब नेक्स्ट अब देखते हैं गली पाइप या स्ट्रीट पाइप। गलियों में डाली गई पाइपलाइन ये होती है। इस लाइन से घरों को जल कनेक्शन दिया जाता है। कनेक्शन देने के लिए स्ट्रीट पाइप में छिद्र करके फेरूल लगाते हैं। नेक्स्ट, गली पाइप लाइन से उपभोक्ता के घर तक घर तक जाती पाइप को सर्विस पाइप कहते हैं। सर्विस पाइप का व्यास कम से कम 15 एम से कम ना हो, और नगर के भीतर सड़कों, गलियों में पाइप लाइन को 75 से 90 सेंटीमीटर नीचे गहराई पर खुदाई करके दबाया जाता है। पेयजल पाइप लाइन नगर सीवर लाइन से पर्याप्त दूरी पर डालनी चाहिए। भाई, जो पीने के पानी की लाइन है ना, वो सीवर लाइन से दूर होनी चाहिए, मतलब 36 से 3 मीटर दूरी पर, वर्टिकल 2 मीटर दूरी से कम ना हो। और वाटर सप्लाई लाइन जो हमेशा सीवर लाइन से ऊपर होनी चाहिए। पाइप लाइन डालने के लिए खाई की गहराई पाइप के व्यास से 90 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, और चौड़ाई बाहरी व्यास से 30 से 45 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। आई बात समझ। जो आप खाई खोद रहे हो पाइप डालने के लिए, वो पाइप के व्यास से 90 सेंटीमीटर तक गहरी होनी चाहिए, और 30 से 45 सेंटीमीटर तक चौड़ी होनी चाहिए। परंतु खाई की जो चौड़ाई है नॉर्मली 50 सेंटीमीटर से कम ना हो, और मिट्टी खोदकर 1.5 मीटर दूरी पर फेंका जाता है। नेक्स्ट, पाइपों को बिछाने का कार्य निचले लोअर एंड से किया जाता है, और ऊपरी अथवा जिधर से पानी आ रहा है ना उस तरफ रखते हैं। पाइपों को खाई में उतारना तथा जोड़ लगाना दोनों कार्य साथ साथ किए जाते हैं। पाइपलाइन का टेस्ट करने के बाद खाई को अच्छी तरह से मृदा से पाट देना चाहिए, और एक बार में 15 से 20 सेंटीमीटर मृदा की परत डाली जाती है। अवैध जल का क्षय हानि, वाटर वेस्ट कैसे होता है। कुल पेयजल का लगभग 40% पानी चोरी हो जाता है या अन्य चीज़ों से बर्बाद हो जाता है। याद रखना, वर्षा का जल अमृत होता है। कैसा अमृत। अब ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट हो गया है। तो सीवरों में प्रवाह वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। सीवर में जो सीवर में जो गंदगी बह रही है, पानी जो फ्लो हो रहा है, वो वायुमंडलीय दाब के कारण बहता है। और याद रखना, सीवर हमेशा 2/3 भर के बहता है और 1/3 खाली रहता है, हवा गैस भरी रहती है। ग्लेज्ड स्टोन वेयर पाइप 60 से 75 सेंटीमीटर लंबाई में 10 से 90 सेंटीमीटर व्यास के स्पाइगोट जोड़ते जोड़े जाते हैं। ग्लेज्ड स्टोन वेयर पाइप जो होते हैं, इसकी लंबाई 60 से 75 सेंटीमीटर होती है, व्यास 10 से 90 सेंटीमीटर, और इसमें स्पाइगोट जॉइंट का प्रयोग करते हैं। सीवर के लिए सीमेंट कंक्रीट जो पाइप होते हैं उनका व्यास 60 सेंटीमीटर के होता है। पॉलीथीन या प्लास्टिक पाइप, ये 63 से 1000 mm की व्यास के और 5 से 20 मीटर लंबे होते हैं। पॉलीथीन पाइप, प्लास्टिक के पाइप 63 से लेकर 1000 mm तक होते हैं, इसकी लंबाई 5 से 20 मीटर।
सीवरों के लिए निम्न स्थल खंड बनाए जाते हैं। सीवर भाई कई तरीके के होते हैं, आयताकार सीवर, सर्कुलर, सेमी सर्कल, एक्स शेप का, ठीक है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, हॉर्स शो। नेक्स्ट, सीवर लाइन बिछाने के स्टेप क्या होते हैं? सबसे पहले हम सेंटर लाइन लगाते हैं, क्या सेंटर लाइन, उसके बाद उसका ढाल सेट करेंगे, ग्रेडियंट, फिर खाई खोदेंगे, खाई खोदने के बाद उसमें तख्ताबंदी कर देंगे ताकि मिट्टी अंदर ना आए, तख्ताबंदी कर दी। अब उसके बाद पानी निकाल देंगे जो भरा हुआ है, ठीक है, डी वाटरिंग कर देंगे। फिर उसमें हम सीवर लाइन बिछा देंगे और साथ साथ में जॉइंट भी लगाएंगे। सीवर लाइन बिछाना और जॉइंट लगाना साथ साथ किया जाता है। फिर उससे हम उपशाखा ब्रांच निकाल देंगे। लास्ट में क्या करेंगे, टेस्ट कर देंगे सीवर लाइन का, खत्म हुआ नहीं। दोबारा देखो, सेंटर लाइन सेट किए, ग्रेडियंट, उसके बाद खुदाई की, खुदाई करने के बाद तख्ताबंदी की, तख्ताबंदी करने के बाद पानी निकाला, पानी निकालने के बाद सीवर पाइप लाइन बिछाई, उसमें जॉइंट लगाया, जॉइंट लगाने के बाद कनेक्शन दिया उप सीवरों में और टेस्टिंग कर दी लास्ट में। मेन होल क्या है, सीधी लंबाई में 30 मीटर से 300 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। सीधी लंबाई में 30 मीटर से 300 मीटर की दूरी पर मेन होल लगाए जाते हैं तथा सड़कों की क्रॉसिंग पर भी मेन होल लगाए जाते हैं। 2 मेन होल की आपसी दूरी सीवर के व्यास के आधार पर 45 मीटर से 300 मीटर तक होनी चाहिए। 2 मेन होल की आपसी दूरी सीवर के व्यास के आधार पर 45 से लेकर 300 मीटर तक होनी चाहिए। नेक्स्ट, मेन होल आमतौर पर गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार बनाए जाते हैं और 0.90 मीटर गहराई तक मेन होल आयताकार बनाए जाते हैं। और जो आयताकार मेन होल होता है इसका भीतरी माप 80 गुणा 90 सेंटीमीटर, 80-90, और 0.90 मीटर से अधिक गहराई पर गोलाकार वृत्त के आयताकार मतलब गोलाकार टाइप के मेन होल बनाया जाता है। याद रखना, मेन होल के ढक्कन का व्यास 56 सेंटीमीटर या 21 इंच होता है। ड्रॉप मैन होल क्या होता है, जब विभिन्न तलों पर बहने वाली 2 सीवरों के मिलन समतलों में 60 सेंटीमीटर से अधिक का अंतर आता है ना, ऊर्ध्वाधर आता है, तो उनके संगम पर ड्रॉप मैन होल लगाते हैं। जो अलग अलग तलों पर सीवर लाइन बिछे हुए हैं और दोनों में 60 सेंटीमीटर अधिक का अंतर आ रहा है, वर्टिकल अंतर आ रहा है, तो उनके संगम पर ड्रॉप मैन होल लगाते हैं। नगरीय सड़कों पर एकत्रित वर्षा के पानी को निकालने के लिए ना भाई सड़क के दोनों किनारों पर स्ट्रीट इनलेट लगाते हैं 30 से 60 मीटर की दूरी पर। कितना, 30-60। स्ट्रीट इनलेट को स्टोर वाटर इनलेट भी कहते हैं। अब लेटरल सीवर, घरेलू सीवेज को गली में बिछाई गई नगर पालिका की स्ट्रीट सीवर तक ले जाने वाले पाइप होते हैं। लेटरल सीवर क्या होते हैं, लेटरल सीवर क्या होते हैं, घरेलू सीवेज को गली में जो नगर पालिका की लाइन बिछी है वहाँ तक ले जाने के लिए जो पाइप होते हैं उसे लेटरल सीवर का, मतलब घर के सीवर को गली की सीवर तक ले जाने वाला पाइप लेटरल सीवर होता है। लेटरल सीवर डायमीटर 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। ब्रांच सीवर क्या है, जिस सीवर में 2 या 2 से अधिक लेटरल सीवरों का डिस्चार्ज आकर मिलता है, जिस सीवर में 2 या 2 से अधिक पासर या लेटरल सीवर का डिस्चार्ज मिलता है उसे ब्रांच सीवर कहते हैं। मतलब ब्रांच सीवर में लेटरल सीवर का डिस्चार्ज आता है। और मेन सीवर क्या है, इसमें 2 या 2 से अधिक ब्रांच सीवर का डिस्चार्ज आता है। भाई लेटरल सीवर का तो आया किस में, ब्रांच में, और ब्रांच का किस में गया, मेन सीवर में, ठीक है। और मेन सीवर का किस में जाएगा, ट्रंक या इंटरसेप्टिंग सीवर में। देख लेते हैं, यह नगर के विभिन्न क्षेत्रों की सीमा पर बनाए जाते हैं ट्रंक, ठीक है, और इसमें मुख्य सीवरों का निष्कर्ष में आकर मिलता है। अब आउटफॉल जो होता है, आउटफॉल ये निपात बोलते हैं, मतलब सीवर प्रणाली के इस भाग में अन्य कोई उप सीवर आकर नहीं मिलता। यह सीवर व्यवस्था में अंतिम लंबाई होती है जो सीवेज को ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाती है। अब देखो वेंटिलेटिंग शाफ्ट क्या होता है, दूषित और विस्फोटक गैसों को सीवर से बाहर निकालने और सीवर के लिए इसको, भाई वेंटिलेटिंग शाफ्ट क्या है, दूषित विस्फोटक गैसों को बाहर निकालने का काम करती है ये, ठीक है। और सीवरों के लिए इसको 200 से लेकर 300 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। सीवर में वेंटिलेटिंग शाफ्ट को 200 से 300 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। यह 15 से 30 सेंटीमीटर व्यास की टेपर शंकुरूपी चिमनी होती है। वेंटिलेटिंग शाफ्ट 15 से 30 सेंटीमीटर व्यास की होती है, शंकु के आकार की। कम व्यास के सीवरों का निरीक्षण फ्लैश लाइट से किया जाता है। जो कम व्यास के सीवर होते हैं उनका टेस्टिंग फ्लैश लाइट से, और सीवर के निरीक्षण के लिए दर्पण का भी, मिरर का भी हेल्प ली जाती है। कैसे कि एक आदमी तो मिरर में चला जाएगा लालटेन लेके, दूसरे में दर्पण में देखेगा, उसका गोलाकृति दिखनी चाहिए, अगर वो साफ साफ दिख रहा सीवर खंड तो साफ है। सीवर लाइन में फैली पेड़ों की जड़ों को ख़त्म करने के लिए कॉपर सल्फेट डाला जाता है। सीवर में घुसते समय सावधानियाँ,
किस आई स्कूल में बताई गई हैं? IS 11,972 1987। 11,972 1987। मेन होल के ढक्कन का भार 200 किलोग्राम होता है। सॉइल पाइप, ये ढलवा लोहे के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। इस पाइप का भीतरी व्यास 10 सेंटीमीटर से कम ना हो। सॉइल पाइप का भीतरी व्यास 10 सेंटीमीटर से कम ना हो। इस पर स्पाइगोट और सॉकेट जोड़। 3 क्वेश्चन याद रखना। सॉइल पाइप किसके बनते हैं? ढलवा लोहे के और प्लास्टिक के। अगला, इस पाइप का भीतरी व्यास 10 सेंटीमीटर से कम ना हो। ठीक, और इस पर स्पाइगोट और सॉकेट जोड़ लगाते हैं। नेक्स्ट, वेस्ट वाटर पाइप का डायमीटर 10 सेंटीमीटर लिया जाता है और रेन वाटर पाइप का डायमीटर, ये एस्बेस्टस के होते हैं और ये 15 सेंटीमीटर। देखो, वेस्ट वाटर पाइप का डायमीटर 10 सेंटीमीटर और रेन वाटर का जो एस्बेस्टस पाइप होता है 15 सेंटीमीटर। प्लम्बिंग, देखो प्लम्बिंग की स्थापना के लिए निम्न 4 पद्धतियाँ होती हैं। नलों या प्लम्बिंग की स्थापना की 4 विधियाँ: सिंगल स्टैक सिस्टम, वन पाइप सिस्टम, टू पाइप सिस्टम और पार्शली सिंगल स्टैक सिस्टम। ठीक है, पार्शली वेंटिलेटेड वन पाइप सिस्टम होता है। एक कर देंगे। पहला है सिंगल स्टैक सिस्टम। इस प्रणाली में शौचागार में वाहित मल मतलब सीवेज और बाथरूम और सिंक से निकलने वाला गंदा पानी दोनों जलों को एक ही उदग्र पाइप में डाला जाता है। इस पाइप को सॉइल पाइप कहते हैं। मतलब सिंगल स्टैक सिस्टम में एक ही सॉइल पाइप होता है, एक ही पाइप होता है जिसमें बाथरूम किचन का भी गंदा पानी इसमें आता है और लेटरिन का पानी भी इसमें आता है। इसमें वेंट पाइप नहीं होता है। क्या बता रहा हूँ मैं? सिंगल स्टैक में वेंट पाइप नहीं होता है। नेक्स्ट, इस प्रणाली में सॉइल पाइप ही गंदा जल ले जाता है और वेंट पाइप सभी कार्य करता है। ये जो है वेंट पाइप का भी काम करता है, गंदगी लेने का भी काम करता है। नेक्स्ट, अब है वन पाइप सिस्टम। वन पाइप सिस्टम में 2 पाइप आ जाते हैं, एक सॉइल पाइप, एक वेंट पाइप। ठीक, और उसमें याद रखना सॉइल पाइप का जो ट्रैप होता है ना, उसकी वाटर से 75 mm होती है और वेंट पाइप का साइज 50 mm होता है। अब है 2 पाइप सिस्टम। इसमें 4 पाइप हो जाएंगे, 2 इधर 2 इधर, जो बना हुआ है। इस प्रणाली में 2 जोड़ी में कुल 4 पाइप होते हैं। लैट्रिन वगैरह के लिए एक पाइप, साथ में एक वेंट पाइप। ठीक है, दूसरा गंदे पानी ले जाने के लिए, वर्षा जल ले जाने के लिए एक पाइप और वेंट पाइप। शौचागार का जो मिश्रण होता है वो गंदे पानी से अलग रखा जाता है। याद रखना, 2 पाइप सिस्टम में जो लैट्रिन का जो पानी जा रहा है उससे अलग गंदे पानी का पाइप अलग अलग रखा जाता है। आंशिक, अब ये पार्शली वेंटिलेटेड वन पाइप सिस्टम आ गया। आंशिक संवाती प्रणाली क्या है? यह एकल पाइप प्रणाली का सुधार रूप है। इसमें वाहित मल और गंदे पानी के लिए एक ही पाइप होता है इसमें भी। नेक्स्ट, वॉश बेसिन, बाथरूम से वॉश बेसिन हो गया और बाथरूम हो गया। ठीक है, इसमें नहानी ट्रैप या फर्शी ट्रैप लगाया जाता है। पूछे हो सकता है वॉश बेसिन में कौन सा ट्रैप लगाते हैं? नहानी फर्शी। बाथरूम में नहानी फर्शी। सेप्टिक टैंक क्या होता है भाई? इसमें अवायुजीवी बैक्टीरिया, हमारा एनएरोबिक बैक्टीरिया सीवेज को अपघटित करते हैं। कार्यशील स्थिति में इस टैंक में निरंतर बहाव होता रहता है। जब ये वर्किंग कंडीशन में होता है सेप्टिक टैंक तो पानी निकलता रहता है। ये आयताकार सेप्टिक टैंक ज़्यादा यूज होते हैं आजकल। इसमें सेडिमेंटेशन और डाइजेशन दोनों क्रिया साथ साथ होती रहती हैं सेप्टिक टैंक में। 1 से 3 वर्ष बाद सफाई होती है इसकी, सेप्टिक टैंक की। नेक्स्ट, पेयजल पाइपों में जल दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक बहता है। भाई जो पीने वाला पानी के जो पाइप होते हैं उनमें जो वाटर का प्रेशर है ना, वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है। जबकि सीवेज में जो बह रहा है पानी वो गुरुत्वाकर्षण बल से ही बहता है, स्वतः ही बहता है ऊंची नीची तरफ। ठीक है, अब टोंटी पढ़ेंगे। टोंटी कितने प्रकार की होती हैं? 4। स्टॉप कॉक, बिब कॉक जिससे जल टोंटी कहते हैं, पिलर कॉक और पुश कॉक। ठीक है, अब सारी टोंटियों को देखेंगे हम। स्टॉप कॉक क्या होता है? देखो, स्टॉप कॉक जल प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए पाइपलाइन पर रोक टोंटी या स्टॉप कॉक लगाते हैं। भाई पानी के प्रवाह को कंट्रोल करता है, ये रोकने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। सर्विस पाइप पर वाटर मीटर से पहले पानी की सप्लाई पूर्णतः रोकने के लिए यह टोंटी लगाते हैं। अगर कुछ कहाँ लगाते हैं तो सर्विस पाइप जो है इस पर जल मीटर से पहले पानी की सप्लाई रोकने के लिए लगाते हैं। यह टोंटी 15 से 60 mm माप की होती है। यह जल टोंटियाँ घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाने पर खुलती हैं, पानी देती हैं। वाटर की टोंटियाँ जो होती हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर पानी देती हैं। बिब कॉक क्या होती है? बिब कॉक तो ये पाइपलाइन जा रही है, वहाँ से जल लेने के लिए यूज़ की जाती है।
यह टोंटी पाइप के छोर पर लगाई जाती है। यह टोंटी स्नानघर में, रसोई में, फ्लश लैट्रिन में लगाई जाती है। इसका निकास सिरा से पानी निकलता है ना, टोंटी से, टोंटी का जो सिरा नीचे की ओर झुका रहता है। पिलर कॉक क्या है? यह सिंक में लगाया जाता है पिलर कॉक। यह टोंटी खड़े पाइप या ऊर्ध्व पाइप पर लगाई जाती है। इसका व्यास 15 mm या 20 mm होता है। सार्वजनिक स्थानों, रेल के डिब्बों, प्लेटफार्मों पर लगाई जाती है टोंटी, उसका नाम है पुश कॉक। वॉश बेसिन दो प्रकार का होता है। पेडिस्टल वॉश बेसिन, जिसको हम फर्श या खड़ा धावन पात्र कहते हैं। दूसरा दीवार से सटा हुआ, जिसे कहते हैं फ्लैट बैक या एंगल बैक वॉश बेसिन। फ्लैट बैक, एंगल बैक वॉश बेसिन दीवार सटा हुआ, और दूसरा होता है स्तंभ वाला पेडिस्टल वॉश बेसिन। वॉश बेसिन का साइज याद करना है तो इसको पहले याद कर लेंगे बस 630। इसके बाद 550, 440, 400, 400 हो गया एक, तो एक 550 हो गया, 550, 400, ठीक, और 630। फर्श से इसके रिम की हाइट, वॉश बेसिन की रिम की हाइट होती है 75 से 80 सेंटीमीटर। किचन का सिंक होता है, उसका साइज़ देखो कैसे याद करेंगे, 600, 450, फिर 600, 450, फिर 750, 450। तीनों में क्या आया? 450 कॉमन आया। इधर 150, 200, 250, ठीक है। इधर 600, 600, 750। दोबारा देखो, इधर 150, 200, 250 लिख दो। इसके बाद 450, 450 लिख दो पूरा। फिर 600, 600, 750। किचन के सिंक का साइज हो गया। बाथ टब की लंबाई 1.7 से 1.8 मीटर, चौड़ाई 50 से 75 सेंटीमीटर, गहराई 45 से 60। शौच पात्र 3 प्रकार के होते हैं। वाटर क्लोजेट 2 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। इंडियन टाइप का, इसके स्क्विंटिंग टाइप का वाटर क्लोजेट कहते हैं। दूसरा यूरोपियन या पेडिस्टल टाइप का जो होता है, ठीक है, वाटर क्लोजेट। तीसरा एंग्लो इंडियन, देख लेते हैं। और जो भारतीय प्रकार का इंडियन टाइप का वाटर क्लोजेट है वो 3 प्रकार का होता है। कौन सा? लॉन्ग सीट, उड़ीसा सीट और रूरल स्टाइल, ग्रामीण। फ्लश लैट्रिन के ऊपर 12 से 15 लीटर की, और पेशा पात्र के ऊपर 5 लीटर की टंकी, टोटल टंकी लगाते हैं। फ्लशिंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। एक देख लेते हैं, स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के, हाई लेवल और लो लेवल। फ्लशिंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, हाई लेवल, लो लेवल। तो जो हाई लेवल होता है ना, ये ज़मीन से 1.25 मीटर ऊपर लगाते हैं, और इसमें पाइप का डायमीटर 32 mm। और लो लेवल जो होता है फ्लशिंग सिस्टम, ये ज़मीन से 30 सेंटीमीटर ऊपर लगाते हैं, और पाइप का डायमीटर इसमें 38 mm होता है। दोबारा देखो, फ्लशिंग सिस्टम 2 प्रकार का होता है, हाई लेवल, लो लेवल। हाई लेवल की हाइट 1.25 मीटर, पाइप का डायमीटर 32 mm। लो लेवल 30 सेंटीमीटर ऊपर, डायमीटर 38 mm पाइप का। ये तो हो गया था स्थिति के आधार पर फ्लशिंग सिस्टम, लो लेवल, हाई लेवल। अब है संरचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है फ्लशिंग सिस्टम। कौन सा? बेल टाइप का, गट्टी लगी रहती है इसमें। दूसरा फ्लैट बॉटम टाइप का, ठीक है। और तीसरा ऑटोमेटिक फ्लश टाइप का। ऑटोमेटिक, फ्लैट बॉटम और बेल। अब हम पढ़ेंगे मूत्राधार के प्रकार। तो कटोरीनुमा, जिसे बाउल टाइप का यूरिनल पात्र कहते हैं। दूसरा स्लैब या स्टॉल टाइप का, और तीसरा बैठने वाले बहला का, बाइडेट, लेडीड बाइडेट। अब पढ़ेंगे ट्रैप। ट्रैप 3 प्रकार का होता है। शेप के आधार पर ट्रैप, उपयोग के आधार पर, और मटेरियल के आधार पर। मटेरियल तो कह सकते हैं कि स्टोनवेयर का हो गया, पत्थर का हो गया, ईंट का हो गया, लकड़ी का हो गया मटेरियल, ठीक है, सीमेंट का हो गया, आरसीसी का हो गया। उपयोग के आधार पर कौन से होते हैं ट्रैप? उपयोग के आधार पर हम उपयोग करते हैं भाई, नहानी ट्रैप प्रयोग करते हैं, फ्लोट ट्रैप, नहानी ट्रैप, गली ट्रैप और इंटरसेप्टिंग ट्रैप, ठीक है। कौन से ट्रैप हो गए? फ्लोट ट्रैप, नहानी ट्रैप, गली ट्रैप, इंटरसेप्टिंग ट्रैप। ये प्रयोग के आधार पर। और शेप के आधार पर PQ, PVQ, DS और एंटीसेप्टेंस। एंटीसेप्टेंस क्या है? शेप के आधार पर है। और कौन से? PVQ, DS।